बुढ़ापे में भी मेरे शौहर की मर्दाना ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जब वो काम करते तो मेरी सास की चीखें निकल जाती। मेरी सास ससुर से हाथ जोड़कर छोड़ने की माफिया मांगती थी। एक मेरा शौहर था जो जल्दी थक जाता था। मैं अपने ससुर जैसा मर्द चाहती थी जो मेरी चीखें निकाल दे। एक रात मैं ससुर के कमरे में छुप गई। फिर ससुर ने मेरे साथ। इस रात घड़ी में 11 बजने वाले थे। मेरा शौहर कहीं बाहर गया हुआ था और मैं कमरे में अकेली बैठी थी। अजीब सा खौफ और बेचैनी दिल में घर कर गई थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अकेलापन तो था ही, मगर इससे ज्यादा मेरे दिमाग में वो बातें गूंज रही थी जो मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि देखूं तो सही, आखिर मामला क्या है। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए मैं अपने ससुर और सास के कमरे के करीब जा पहुंची। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई अनजान खौफ मेरा कदम रोक रहा हो। कमरे के दरवाजे के पास से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जिन्होंने मेरा दिल दहला दिया। मैं ठिठक गई। ऐसा लगा जैसे मेरी सास और ससुर के दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही थी जो आम नहीं थी। सास थकी हुई आवाज में कह रही थी कि अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनका जिस्म अब पहले जैसा नहीं रहा, इन्हें आराम चाहिए। और ससुर हल्की मुस्कुराहट के साथ कह रहे थे कि अभी तो इनमें ताकत बाकी है, अभी तो वो जवान है। इनकी बातों में एक अजीब सा तनस, एक अजब सा दुख छुपा हुआ था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, मगर कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या ये मेरा वही घर है जहाँ सब कुछ ठीक था? क्या ये सब सच है या मेरी गलत फहमी? मेरे कदम लरजने लगे। मैं दबे पांव वापस अपने कमरे की तरफ आई। दिल में खौफ, हैरत और शर्मिंदगी का एक तूफान बरपा था। मैं बिस्तर पर बैठी बहुत देर तक सोचती रही, आखिर इस घर में चल क्या रहा है। मेरी जिंदगी में यह कैसी कमी थी जिसे मैं कभी किसी से कह नहीं पाई। मेरा शौहर हमेशा से कमजोर मिजाज का इंसान था, न जिस्मानी तौर पर मजबूत और ना ही जज्बाती तौर पर। इसके साथ रहते हुए मैंने अक्सर महसूस किया कि जैसे मेरे एहसास अधूरे रह जाते हैं, जैसे मेरी चाहत का जवाब कभी मुकम्मल नहीं मिला। अक्सर जब वो जल्दी थक कर सो जाता, मैं रात भर जागती रहती। दिल में एक अजीब सी खालीपन की लहर दौड़ जाती। मैं सोचती कि आखिर जिंदगी में सुकून किसको नसीब होता है। कभी कभी मेरी निगाह अपने ससुर और सास की तरफ जाती, जिनके दरमियान अब भी एक अजीब सा रिश्ता, यकीन और एक मजबूत ताल्लुक कायम था। मैं हैरान रह जाती कि बुढ़ापे में भी इनके दरमियान वो गर्म जोशी कैसे बाकी है। इनके ताल्लुक में आखिर ऐसा क्या राज है जो मेरी शादी में नहीं? यही सवाल मेरे दिलो दिमाग को दिन रात कचोके लगाता रहता। मैंने सोच लिया था कि मैं इस राज को जानकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद इसी तजस्सुस ने मुझे उस रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। इसी सोच में गुम थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। मैं चौंक कर उठी। सामने एक अनजान साया था जिसकी आंखों में अजनबियत और खतरा छुपा था। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि वो कौन है और क्यों आया है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं खुद को संभाल भी ना सकी। इस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो लम्हा ऐसा था जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मैं बर्बाद हो गई थी, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि अंदर से रूह तक। मैं रोती रही, सुसकती रही, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। रात गुजरती गई और मैं अपने बिस्तर पर टूटी हुई पड़ी थी। दिल में एक ही सवाल था, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी ये सजा मिली। कुछ लम्हों बाद मुझे होश आया तो मैं खुद को एक अजनबी अंधेरे में टूटा हुआ महसूस कर रही थी। जिस्म जैसे जान छोड़ चुका था और रूह में जख्म उतर चुके हो। मैं हाँफती हुई उठी और सीधी बाथरूम की तरफ भागी। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जितना ज्यादा अपने बदन को साफ कर रही थी, इतना ही अंदर का बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं अपने आप से, अपने सांसों से, सबसे नफरत महसूस कर रही थी। मुझे नहीं पता वो कौन था, कहाँ से आया और क्यों आया। बस इतना याद था कि इसने मेरी बेबसी का, मेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। कई दिन तक मैं सदमे में रही, ना किसी से बात कर पाई, ना अपनी आंखों से बहते आंसू रोक सकी।
मैं जानती थी कि अगर कुछ कहा तो इल्जाम मुझ पर ही आएगा, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। वक्त गुजरता गया मगर दिल का जख्म गहरा होता गया। एक दिन फिर मेरा शौहर घर से बाहर गया। रात का वक्त था, खामोशी फैली हुई थी। दिल में एक जिद जागी कि मैं सच जानकर रहूंगी। आखिर मेरे ससुर के इस राज में क्या बात है जो सब कुछ छुपा रहा है। मैं दबे कदमों इनके कमरे में गई। अंधेरा था, कमरा सुनसान। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, मेरे सास और ससुर अंदर आए। मैं कोने में छुपी सब कुछ देखती रही। इन दोनों के दरमियान जो कुछ चल रहा था वो देखकर मेरे दिल में नफरत और हैरत दोनों जाग गई। मेरे लिए अब खामोशी रहना मुमकिन नहीं था। मैं आगे बढ़ी और दरवाजे के पीछे से निकलकर सामने आ गई। सास और ससुर दोनों चौंक गए। कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। मेरे ससुर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग था, जैसे वो अपने की ऐसे शर्मिंदा ना हो बल्कि फख्र महसूस कर रहा हो। मैं कांपती आवाज में बोली, ये सब क्या है? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे अल्फाज कमरे की खामोशी में डूब गए। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, अगर तुमने ये सब देख ही लिया है तो अब तुम खामोश नहीं रह सकोगी। बेहतर है तुम वही करो जो हम करते हैं। यहाँ कदम जमीन में जैसे गिर गए। खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मैं भागना चाहती थी मगर मेरे वजूद में हरकत बाकी नहीं थी। मुझे ससुराल आए हुए 4-5 दिन हो चुके थे। अभी तक सब कुछ नया लग रहा था। नया घर, नई जिम्मेदारियां और नए रिश्ते। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर की आदत और रोजेमर्रा के मामूलात को समझने लगी थी। वो सादा मिजाज के इंसान थे मगर बहुत उसूल पसंद। इन्हें रात को सोने से पहले गर्म दूध पीने की आदत थी। मैं जरा भुलक्कड़ तबीयत की थी। छोटी छोटी बातें अक्सर याद नहीं रहती, लेकिन कभी कभी किसी बात को लेकर घंटों सोचती रहती, जैसे जहन छोड़ने को तैयार ही ना हो। गुज़िश्ता चंद दिनों से शौहर बार बार मुझे याद दिला रहे थे कि रात को बगैर कहे इनके लिए दूध ले आया करो, ताकि इन्हें खुद याद ना दिलाना पड़े। इस रात भी वही हुआ। मैं वो बात फिर भूल गई। जब वो कमरे में आए तो इनके चेहरे पर खफगी साफ नजर आ रही थी। गुस्से से बोले, दूध कहाँ है? मैं चौंक गई। जल्दी से उठी और किचन की तरफ दौड़ पड़ी। किचन सुनसान था, लगता था सब अपने कमरों में जा चुके हैं। मैंने जल्दी से दूध गर्म किया और गिलास में डालकर पलटने लगी, मगर जैसे ही बरामदे में पहुंची अचानक कदम रुक गए। मेरे ससुर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। आवाजों में एक तरह की बेचैनी, थकन और सुसुकियों का इम्तिजाज था। मैं ठिठक गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। सास की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो बार बार कह रही थी, बस करो, अब मुझ में ताकत नहीं रही, मैं थक गई हूँ। तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं कमजोर हूँ। मैं दरवाजे के करीब खड़ी कांपने लगी। मेरा दिमाग सुन सा हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। क्या मैं कुछ गलत सुन रही हूँ या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं सोच रही हूँ। गिलास हाथ में लरस रहा था और दिल में एक अजीब सी घबराहट फैलती जा रही थी। मैंने आहिस्ता से पीछे कदम बढ़ाए और चुपचाप अपने कमरे की तरफ वापस आ गई। इस रात नींद तो क्या, एक पल के लिए भी आंख न लगी। बस वही आवाजें बार बार जहन में गूंजती रही और मैं सोचती रही, आखिर इस घर में ऐसा क्या है जो सब कुछ ठीक होते हुए भी अजीब सा लगता है। अभी मैं दरवाजे के करीब ही खड़ी थी कि अचानक मेरे ससुर की सख्त गुस्से भरी आवाज गूंजी। इनकी आवाज में वही रोब था जो हर किसी को चुप कराने के लिए काफी था। वो कह रहे थे, इसमें थकने वाली कौन सी बात है? अभी इससे हार मान गई और दोबारा से शुरू करो, देखना इस बार सब बेहतर होगा। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मैं डर के मारे फौरन पीछे हटी और भागती हुई कमरे में आ गई। दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय कानों में गूंज रहा था। जब मैं बिस्तर पर लेटी तो नींद का कोई नामो निशान नहीं था। जहन में एक ही ख्याल चक्कर काट रहा था, मेरे ससुर तो देखने में तो कमजोर और ज़ईफ लगते हैं, फिर आखिर इनमें इतनी ताकत कहाँ से आती है? मैं हैरत ज़दा थी। मैं अपने शौहर के बारे में सोचने लगी। वो तो जरा सी थकन में सो जाते हैं, बात करते करते भी गायब हो जाते हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, काश मेरा शौहर भी थोड़ा मजबूत होता जैसे मेरे ससुर हैं। इन्हें ख्यालत के हुजूम में ना जाने कब नींद ने आ लिया।
मगर नींद भी सुकून नहीं दे सकी। वही आवाजें, वही मंजर बार बार ख्वाब में दोहराने लगे। सुबह जब आंख खोली तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। मेरी सास हस्बे मामूल घर के कामकाज में मसरूफ थी और इनके चेहरे पर थकन या किसी तकलीफ का शायबा तक नहीं था। मैं इन्हें देखकर हैरान रह गई। ऐसा लगता था जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर के करीब जब मेरे ससुर घर वापस आए तो सीधे अपनी बीवी को आवाज देकर कमरे में बुला लिया। मैं तब किचन में खाना बना रही थी। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि खाना तैयार है, सास को बुलाने चाहिए। जैसे ही मैं इनके कमरे के करीब पहुंची, दरवाजे के पास से फिर वही मानूस आवाजें सुनाई देने लगी। वही थकी हुई सुसुकियां, वही इल्तिजाएं। मेरी सास रूहानी आवाज में कह रही थी, बस करो, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही, रहम करो मुझ पर, अब ये सब मुझसे नहीं होता। मैं दरवाजे पर जम सी गई। मेरी सांस रुकने लगी। दिल में अजीब सा खौफ उतरा। आखिर इस घर में ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई ऐसा राज है जो सब जानते हैं मगर कोई बोलता नहीं? मैं किचन में वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई थी। दिल में अजीब सा हलचल मच गई थी। ज़हन बार बार वही सवाल दोहरा रहा था, आखिर मेरे ससुर में ऐसी क्या बात है? वो उम्र के इस हिस्से में भी इतने ताकतवर कैसे हैं, जबकि देखने में तो कमजोर और लावर लगते हैं। मैंने सोचा शायद वो कोई खास दवा या ग़िज़ाई चीज लेते होंगे। ये ख्याल दिल में जड़ पकड़ गया कि मैं किसी न किसी तरह इस राज तक जरूर पहुंचूंगी। तकरीबन आधे घंटे बाद तजस्सुस ने मुझे फिर बेचैन कर दिया। मैं चुपके से दोबारा इनके कमरे के करीब जा पहुंची। दरवाजे के अंदर से फिर वही आवाजें, वही सरगोशियां और वही थकन भरी सुसुकियां सुनाई देने लगी। इस बार तो मेरे हाथों से पसीना बहने लगा। दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो इनमें इतनी ताकत बाकी है, और मेरी सास आखिर इन्हें क्या देती है कि वो जरा भी थकते नहीं। मैं दरवाजे के पीछे कुछ देर खड़ी रही, मगर खौफ और हैरत दोनों बढ़ते जा रहे थे। मैंने सोचा, ये बात अब राज नहीं रहनी चाहिए, मुझे ये जानना ही होगा, चाहे जो हो जाए। तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे का दरवाजा खुला। मेरी सास बाहर आई। इनके चेहरे पर थकन तो नुमायां थी, मगर अंदाज हमेशा की तरह पुरसुकून। वो चलते हुए ज़ेरे लब कह रही थी, है ये कमर का दर्द, ना जाने कब जान छोड़ेगा। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन इनके लहजे में एक थकन भरी आदत सी झलक रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दिल ही दिल में सोचा, आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या वाकई कोई आम बात है या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही? मैंने कई दिन तक इन पर नजर रखने की कोशिश की, इनके हर मामूल, हर खाने पीने की चीज को गौर से देखा, मगर फिर भी मैं किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। मेरा ध्यान अब हर वक्त इन दोनों पर रहने लगा था, यहाँ तक कि मैं अपने शौहर से भी कटने लगी थी। मेरा शौहर अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो नरम दिल, सादा और कमजोर मिजाज इंसान था, जिनमें ना वो कुव्वत थी और ना वो तासर। और यही फर्क मेरे जहन में रोज एक नया सवाल पैदा करता, आखिर वो कौन सा राज है जो मेरे ससुर को दूसरों से इतना मुख्तलिफ बनाता है? मेरे शौहर बहुत जल्द थक जाते थे। शाम ढलते ही इन पर नींद गालिब आ जाती और वो बिस्तर पर लेटकर पल भर में सो जाते। मैं अक्सर इनके पहलू में जागती रह जाती, छत को तकते हुए सोचती कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी खामोश क्यों है। हर रात एक अधूरी सी तमन्ना के साथ गुजर जाती और मैं दिल ही दिल में अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तरसती रहती। इन लम्हों में मेरा ध्यान अक्सर अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता। मैं हैरान रह जाती कि वो दोनों अपनी उम्र के इस हिस्से में भी एक दूसरे के साथ जिंदगी के रंगों को किस खूबसूरती से बांटते हैं। इनके दरमियान की हम आहंगी मुझे कभी अच्छी लगती तो कभी दिल में एक अनजाने खलिश पैदा कर देती। इस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे शौहर जल्दी सो गए, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और ख्वाहिश की गर्मी थी जो किसी तरह कम नहीं हो रही थी। मैंने खुद से कहा, काश मेरे शौहर भी अपने वालिद की तरह मजबूत और परजोश होते तो मेरी जिंदगी भी अधूरी न रहती। ये सोचकर दिल मजीद बोझल हो गया। अचानक मुझे अपनी सास की आवाजें याद आने लगी, इनकी हंसी, इनके लहजे की थकन और इनके जुमले, बस भी करो, अब आराम कर लो, मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। ये अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे और इनके साथ ही मेरे दिल में सवालात के तूफान उठने लगे।
मैं सोचने लगी आखिर इनमें ऐसी क्या बात है, वो आखिर ऐसा क्या खाते या करते हैं जो इनमें इतनी तमन्नाई बाकी है। मेरी तजस्सुस ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने कई बार इन पर नजर रखने की कोशिश की थी, मगर मुझे कभी कोई राज मालूम नहीं हुआ। अब मेरा दिल चाहने लगा कि एक बार खुद जाकर देखूं कि आखिर इनके कमरे में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना मुतहरिक रखता है। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। मैं जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो मेरी इज्जत खतरे में पड़ सकती है, मगर तजस्सुस की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने दिल में अहद किया कि आज मैं जरूर मालूम करूंगी कि इस ताकत का राज आखिर है क्या। इस रात मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी बड़े भेद के दरवाजे के करीब पहुंच गया हो। मैं अपनी जगह से खामोशी से उठ गई और सास ससुर के कमरे के बाहर पहुंच गई। कमरे से रोशनी अब भी झिलमिल कर रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि वो दोनों अभी तक जाग रहे हैं। दिल की धड़कन तेज हो गई और एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस मेरे दिल में उठा। तभी खिड़की के बाहर से इनकी आवाजें दोबारा सुनाई देने लगी। मेरी सास एक थकी हुई मगर परखुलूस आवाज में बोल रही थी, अब तुम इस उम्र में भी मुझे छोड़ नहीं रहे हो। जानते हो अब मेरे अंदर इतनी ताकत बाकी नहीं रही। मेरा ससुर नरम मगर मजबूत लहजे में जवाब दे रहा था, बस थोड़ी देर और सब्र करो, फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। सास की आवाज चंद लम्हे के लिए रुक गई और मैं दिल थामे खिड़की के पास जाकर झांकने की कोशिश करने लगी, मगर खिड़की के पर्दे बंद थे और रोशनी के बावजूद अंदर का मंजर देखना मुमकिन नहीं था। सिर्फ आवाजें ही बाहर आ रही थी और ये देखकर दिल मायूसी से भर गया। मैं बुझे दिल के साथ वापस अपने कमरे में चली गई। जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरे शौहर एक अजीब सा अंदाज इख्तियार किए हुए बोले, ये तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? इनका लहजा मुझे हैरान और परेशान कर गया। मैं फौरन पलटकर इनकी तरफ देखने लगी। शौहर अपनी जगह से उठकर बैठ गई और मुझे गौर से देखने लगे, जैसे वो मेरे दिल के हर राज को पढ़ना चाहते हो। उन्होंने नरम मगर संजीदा अंदाज में पूछा, क्या तुम समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ और तुम जो चाहो कर सकती हो? सच सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? मैं हड़बड़ाकर रह गई। कुछ देर के लिए अल्फाज मेरे मुंह पर अटक गए। फिर मैं हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोली, मेरी तबीयत खराब थी, दिमाग में दर्द था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल में खौफ और शर्मिंदगी का तूफान उठ रहा था। मेरी आंखें जमीन की तरफ झुकी रही और दिमाग में हजारों ख्यालात गर्दिश कर रहे थे कि अब मैं इनसे क्या जवाब दूं और क्या वो समझेंगे कि मैं सिर्फ तजस्सुस और हैरत की वजह से बाहर गई थी। मैंने लरजती हुई आवाज में कहा, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गैराज में चली गई थी। इसमें क्या गलती हो गई? मेरी बात सुनकर शौहर लम्हे भर को खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से बोले, किसने कहा था तुम्हें कि आधी रात को अकेली बाहर जाओ? अगर तबीयत खराब थी तो मुझे जगा देती। आइंदा से कभी यूं रात को अकेली मत निकलना, ठीक है? इनके लहजे में नरमी थी मगर साथ एक ऐसी सख्ती भी जो मेरे दिल को छू गई। ये कहकर वो दोबारा पलटकर सो गई, मगर उन्हें क्या खबर थी कि मेरे दिल में क्या तूफान बरपा है। क्यों मेरी आंखों से नींद कोसों दूर है और क्यों मैं इनके लम्स और मोहब्बत के लिए अंदर ही अंदर तड़प रही हूँ। मैं करवटें बदलती रही, खुद से लड़ती रही। दिल कहता था जाकर इनके पास बैठ जाऊं, मगर हिम्मत जैसे साथ छोड़ गई थी। मैं बस छत को तकते हुए सोचती रही, काश वो समझ पाते कि मैं अभी भी प्यार चाहती हूँ, मैं अभी भी इनके लम्स की जरूरत महसूस करती हूँ। फिर ना जाने कब मेरी पलकें बोझल हो गई और मैं नींद की आगोश में चली गई। दिन गुजरते गए मगर मेरा दिल रोज वही आवाजें सुनने लगा, वही खिड़की के पास से आती मध्यम सुसुकियां जो मेरे दिल में जैसे आग लगा देती थी। मैं हर रोज खुद को समझाती कि इन सब बातों को नजरअंदाज कर दूं, मगर दिल मानता ही नहीं था। अब मेरे अंदर एक अजीब सा जुनून जाग उठा था, जानने का, समझने का, देखने का। मैं सोचती कि आखिर मेरे ससुर में ऐसी कौन सी बात है जो मेरी सास को हर रात कमजोर कर देती है, और आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो इनकी ताकत बुढ़ापे में भी कम नहीं हुई। फिर एक दिन मेरे शौहर ने आकर कहा, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है, वापस आने में वक्त लगेगा। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे ही एक नया ख्याल जाग उठा। मैंने खुद से कहा, यही मौका है, अब मैं सच जान सकूंगी। अब मैं देखूंगी कि इस बंद कमरे में आखिर होता क्या है।
वो कौन सा राज है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं जानती थी कि जो सोच रही हूँ वो खतरनाक है, मगर मेरे अंदर का तजस्सुस अब किसी की बात नहीं सुन रहा था। मैं फैसला कर चुकी थी, अब जो भी हो मैं इस रात से पर्दा जरूर उठाऊंगी। शाम के वक्त मेरे सास ससुर गार्डन में खाने के बाद टहल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं दूर से इन्हें देखती रही, हैरत और कुछ हसरत के मिलाजुला एहसास लिए हुए। इतना वक्त एक साथ गुजारने के बावजूद इस उम्र में भी इनके दरमियान मोहब्बत की चमक अभी भी जिंदा थी। वो छोटी छोटी बातें करते और एक दूसरे के साथ दिल की बातें बांटते। मेरी जिंदगी इन दोनों से बहुत अलग थी। हम दोनों यानी मैं और मेरे शौहर मामूली चीजों पर जल्दी थक जाते और शाम होते ही बिस्तर पर जाकर सो जाते थे, मगर ये लोग उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बावजूद अभी तक जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीते जा रहे थे। ये मंजर देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा हसरत और तजस्सुस जाग उठा। मैंने जल्दी से अपने सारे काम निपटाए और फिर रात के लिए छुपकर सास के कमरे के करीब बैठ गई। मैं एक ऐसी जगह पर बैठी थी जहां से मैं इन्हें देख सकती थी, मगर वो मुझे देख नहीं सकते थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। रात का सुकून और हवा का हल्का सा सरसराहट मुझे और भी बेचैन कर रही थी। नींद आ रही थी, मगर मैं अपनी आंखों के सामने इस मंजर को जाने नहीं दे सकती थी। हर लम्हे इंतजार के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब मैंने कमरे के अंदर झांका तो जो मंजर देखा, मेरी रगों में खून जम गया। मेरा पूरा जिस्म एक अजीब कैफियत में लरस गया। मेरे ससुर और सास दोनों अपने दरमियान ये खुलबत में मगन थे। ये सब कुछ देखकर दिल में एक अजीब सी आग जाग गई और मैंने खुद से सोचा कि इंसान की उम्र के साथ भी मोहब्बत और ताकत कैसे बरकरार रह सकती है। मेरी जिंदगी में ऐसा मंजर नायाब था। मेरे माँ बाप और भाई मेरे लिए हमेशा मोहब्बत भरी निगाहें रखते थे, खास तौर पर मेरा छोटा भाई जिससे मेरी वालिदा और वालिद की मोहब्बत का दायरा कभी कम न हुआ। मैं बचपन से ही खुददार और जिद्दी नौयत की लड़की थी, हर ख्वाहिश और जिद पर कायम रहती थी। अब मेरा दिल एक अजीब सी उलझन और तजस्सुस के समंदर में डूब गया था। मैं सोच रही थी कि आखिर ये राज क्या है जो इन्हें इस उम्र में भी इतनी तमन्नाई और मोहब्बत से भरपूर रखता है, और क्या कभी मैं भी इस कैफियत को समझ सकूंगी। इस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी सोनिया नाम की एक लड़की के साथ गहरी दोस्ती हो गई थी। सोनिया बहुत अच्छी और समझदार लड़की थी। वो हमेशा मुझसे मोहब्बत भरा सलूक करती और मेरी छोटी बड़ी कामयाबियों पर खुश होती। मुझे सबसे ज्यादा यह बात पसंद थी कि इसकी शख्सियत इंतहाई निखरी हुई और पुरएतमाद थी। जब वो मेरे हुस्न या मेरी शख्सियत की तारीफ करती तो दिल खुशी से झूम उठता और कॉलेज के लम्हात मजीद रंगीन लगने लगते। कॉलेज में हर तरह के लड़के और लड़कियां थे और हमें रोजाना मुख्तलिफ मनाजिर देखने को मिलते थे। कुछ मंजर ऐसे भी होते जो मुझे हैरान करते थे और कभी कभी मेरी आंखें खुद ब खुद नजरें चुराने पर मजबूर हो जाती थी। ज्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे और वो अक्सर झाड़ियों या कमरे के कोने में अपने रिश्ते के लम्हात गुजारते थे। वो एक दूसरे के हाथ पकड़कर खुशी से हंसते और घूमते रहते। ये सब देखकर मेरे दिल में भी एक अजीब सा एहसास उभरता था, मोहब्बत और खुलबत की चाहत। मैं अक्सर सोचती थी, देखो तो ये लड़कियां बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत की हैं, फिर भी इनके बॉयफ्रेंड इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। मेरा दिल चाहता कि मुझे भी कोई ऐसा मोहब्बत भरा रिश्ता नसीब हो। कई लड़कों ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मगर मैं कभी भी जल्दबाजी में कदम नहीं रखती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज्यादा लाड और प्यार दिया, मगर मोहब्बत और रिश्तों के मामले में इनकी सख्ती वाज़ा थी। इन्हें लड़कियों का लड़कों से दोस्ती या बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमारे मोहल्ले में यह मामूल की बात थी कि लड़कियां और लड़के एक दूसरे से ताल्लुक रखते, लेकिन मेरे माँ बाप इस सब को देखकर सख्त नाराज होते थे। क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर खास तौर पर मरता था और अक्सर अपने जज्बात जाहिर करने की कोशिश करता। मैंने अक्सर सोचा कि मोहब्बत और ताल्लुक के लिए सब्र और समझदारी जरूरी है, और मैं कभी भी जल्दबाजी में अपने दिल या जज्बात को किसी के सुपुर्द नहीं करती थी। इसी सोच और खुददार मिजाज के साथ मैं रोजाना अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात के साथ जीती रही। वो लड़का मेरे पीछे लगातार फिरता रहता था,
और हर वक्त बात करने के बहाने ढूंढता रहता, लेकिन मैंने कभी भी इसकी शक्ल तक देखने की जहमत नहीं की, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। कुछ दिनों से मुझे बुखार था, जिसकी वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी। मेरे गैर हाजिर रहने की वजह से वो लड़का इतना परेशान हुआ कि एक दिन वो खुद मेरे घर तक आ गया। ये देखकर मेरे माँ बाप को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे रवैये में हमारी बेटी की इज्जत और वक़ार खतरे में पड़ सकती है। जब मैं सेहत याब होकर कॉलेज वापस गई तो वो लड़का फिर मेरे सामने आ गया और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। इसने कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुनो। मैंने फौरन इसे मना किया, मगर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये मेरे लिए नाकाबिले कबूल था और मैंने फौरन इसे हाथ से झटका और थप्पड़ मारकर वापस घर आ गई। इसके बाद वो लड़का रोज मेरे घर के करीब आना जाना करता रहा और मुझे बात करने पर मजबूर करने की कोशिश करता रहा। मैंने हमेशा इससे बात करने से इनकार किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अपने उसूलों पर कायम रहना जरूरी है। एक दिन इसने बहुत जिद की और मुझे पार्क में मिलने को कहा। मैं वहां गई तो इसने फिर से अपना प्यार जाहिर किया, मगर मैंने इसे बार बार मना किया। मेरी बदकिस्मती से इस पार्क में मेरे वालिद भी मौजूद थे। जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो सख्त नाराज हुए और फौरन मेरे पास आकर इस लड़के को रोक लिया। मेरे वालिद ने लड़के को डांटा और मारा और मुझे फौरन घर ले आए। घर पहुंचकर वालिदैन ने न सिर्फ लड़के को समझाया, बल्कि मुझे भी एक तंबीह दी ताकि मैं अपनी हिफाजत के लिए मजीद मोहतात रहूं। चंद दिन बाद मेरे वालिदैन ने मेरी तालीम मुकम्मल होने से पहले ही मेरी शादी तय कर दी, ताकि मेरे लिए जिंदगी के अगले मरहले में हिफाजत और इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। ये सब तजुर्बात मेरे लिए एक सबक थे कि जिंदगी में मोहब्बत और दोस्ती की हदें समझना जरूरी है, और कभी कभी वालिदैन की सख्ती भी हमारी हिफाजत के लिए जरूरी होती है। इसी दौरान मैंने खुद को मजबूत और मुस्तकिल मिजाज लड़की के तौर पर तैयार करना सीखा, ताकि मुस्तकबिल में अपने फैसले खुद कर सकूं। इस रात मैं सास के कमरे में छुपी हुई थी, दिल में बेशुमार सवालात लिए। मैं हैरान थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी के साथ इतने बरसों बाद भी इतने खुश और मुतमईन कैसे हैं, जबकि मेरे शौहर के साथ मेरी जिंदगी में वो खुरबत और मोहब्बत कहीं खो गई थी। मैं सोच रही थी शायद कोई ऐसा राज है, जो कोई ऐसा तरीका या रवैया जिसने इन दोनों के रिश्ते को इस कदर मजबूत रखा हुआ है। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन सी बात, कौन सा अमल या आदत है जिसकी बदौलत वो एक दूसरे को खुश रखते हैं। मैं चाहती थी कि अगर मैं ये राज जान लूं तो शायद मैं भी अपने शौहर के दिल तक दोबारा रास्ता बना सकूं। मैं चुपचाप ये कोने में छुपकर इन दोनों को देखती रही। कुछ देर बाद वो दोनों कमरे में आई, एक दूसरे से हंसकर बातें की। फिर कुछ देर बाद रोशनी मद्धम हो गई। मैं इनकी गुफ्तगू से यही समझ पाई कि इनके दरमियान अब भी एक गहरा रिश्ता, एहतराम और समझबूझ मौजूद थी। इनके दरमियान वो अल्फाज नहीं थे जो हम आम तौर पर सुनने के आदी होते हैं, बल्कि इनके दरमियान ये खामोशी, अपनायत थी जो मुझे अंदर तक हिला गई। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी हो। मैंने अपनी निजी हदों को तोड़कर किसी और की दुनिया में झांकने की कोशिश की थी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं वहां से भाग निकली। कमरे से निकलते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी होकर मुझसे बातें करने लगी। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं आखिर क्या ढूंढ रही थी? मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोने लगी, शायद शर्मिंदगी से, शायद खौफ से। मेरे दिल में एहसास जुर्म ने एक भारी तूफान बर्पा कर दिया था। मैंने खुद से वादा किया कि अब कभी किसी के राज जानने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि अपनी जिंदगी और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। शायद यही असल राज था, एहतराम, सब्र और एहसास। मैंने कोशिश की कि अपने आप को संभाल लूं। बाथरूम से बाहर निकली तो सामने मेरे शौहर परेशान खड़े हुए थे। इनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट और फिक्र के आसार थे। मैंने अपनी कपकपाती आवाज में पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ना जाने इसे अचानक क्या हो गया है। कल रात तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज इसकी हालत एकदम बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो होश में नहीं आ रहा। मैं सुनकर साकित रह गई। मेरे जहन में वो सारी खौफनाक यादें, वो लम्हे और वो पर इसरा साया एकदम लौट आए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं सोचने लगी, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या वाकई कोई नादिरा
ताकत या शख्स इन सब के पीछे है। मेरे शौहर की बातों से मुझे लगा जैसे इनके दोस्त के साथ जो कुछ हुआ है इसका ताल्लुक किसी तरह मेरी जिंदगी में होने वाले वाकयात से भी जुड़ा हुआ है। मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। मैं खामोशी से इनकी बात सुनती रही। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ाऊं, शायद वहां जाकर तुम्हें सुकून मिल जाए। मैंने आहिस्ता से सर हिलाकर नहीं कहा। मेरे अंदर का दर्द जैसे लफ्जों से बाहर आना ही नहीं चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना सर शौहर के कंधे पर रख दिया। मेरे आंसू खुद ब खुद बहने लगे, ना जाने दुख से, शर्मिंदगी से या इस उलझन से जिसने मेरी जिंदगी को उलझा कर रख दिया था। मेरे दिल में एक ही ख्याल बार बार गूंज रहा था, काश मैं वक्त को वापस मोड़ सकती, काश मैं इस रात, इस लम्हे और इस गलती को मिटा सकती। अब मेरी जिंदगी ये उलझे हुए ख्वाब की तरह बन गई थी, जहां हर मंजर अधूरा था, हर एहसास खौफ में लिपटा हुआ था और हर सांस में पछतावे का साया मौजूद था। मुझे अपने माँ बाप की याद शिद्दत से सताने लगी थी। इनके लम्स, इनके अल्फाज, इनकी आदतें, सब कुछ जैसे अब मुझसे बहुत दूर चला गया था। मैं अंदर से खाली हो गई थी। वो चेहरा मुझे नजर नहीं आया, मगर एक नामालूम आदमी ने मेरी वाहदियात का नाजायजा फायदा उठाया। मैं कई देर के बाद होश में आई तो खुद को बिखरी हुई महसूस किया। जिस्म और दिल दोनों में गहरा सदमा था। मैं भागकर बाथरूम में छुप गई, सांसें ठीक करने की कोशिश की और खामोशी से अपने आप को संभाला। वो लम्हे मुझे शर्मिंदगी और खौफ दोनों में डुबो गए थे। सोच ही नहीं पा रही थी कि अब किससे बात करूं या अपना दुख कैसे बयान करूं। जब मैं बाहर निकली तो मेरे शौहर का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। मैंने फौरन इनसे पूछा, आप ठीक हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने बताया कि इनके एक करीबी दोस्त की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। वो होश में नहीं आ रहा था और डॉक्टर कुछ लम्हों से मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर मेरे सर में एक अजीब सा खौफ घूमने लगा। मेरे जहन में वो रात और वो नामालूम आदमी फौरन आ गया। मैं खामोश रही, मगर अंदर से तड़प रही थी। शौहर ने नरमी से कहा कि अगर तुम माँ बाप के पास जाना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, मगर मैंने सर हिलाकर इनके कंधे पर अपनी थकन टेक दी। आंखों से आंसू रोक ना पाए। ये रोना ना सिर्फ दुख का था बल्कि अपने ऊपर अफसोस भी था कि मेरी जिंदगी कहाँ खो गई है। मैंने दिल में बार बार सोचा कि कैसे वापस वो पुरसुकून दिन ला सकूं जब मेरे माँ बाप और दोस्त आस पास थे और मैं महफूज महसूस करती थी। इन दिनों मेरे दिल में गम, शर्मिंदगी और तन्हाई का ऐसा मिला जुला बोझ था कि हर चीज धुंधला सी महसूस होने लगी। मैंने खुद से वादा किया कि अपने लिए मजबूत बनूंगी, मगर इसके लिए मुझे पहले अपने दुख का सामना करना होगा, खामोशी से नहीं बल्कि हकीकत को तस्लीम करके और मदद तलाश करके। अगर सास मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का देती तो मैं जानती थी कि वो मुझ पर शदीद गुस्सा करेंगे और इनका गुस्सा बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मेरे शौहर एक शक्की मिजाज के इंसान थे। इनके जहन में अगर कोई बात आ जाए तो इसे निकालना आसान नहीं होता। मुझे आज भी वो दिन याद था जब शादी की इब्तिदाई दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर गई थी। वो कितने गुस्से में थे और इनकी आंखों में शक और बेएतमादी की वो झलक अभी भी मेरे जहन में थी। अगर इस वक्त मेरी सास भी कुछ कहती तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी माँ की बात को सच मान लेते और शायद मेरे जज्बात को नजरअंदाज करते थे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, इनके साथ मिलकर रहूंगी और अपने शौहर को किसी भी तरह मेरे खिलाफ भड़काने का मौका नहीं दूंगी। ये सोचकर मैंने खाने के बाद जल्दी अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरे दिल की गहराइयों में एक शिद्दत थी। मैं दोबारा वो सुकून हासिल करना चाहती थी जो मुझे पिछली रात अपने ससुर के कमरे में महसूस हुआ था। मैं ससुर के कमरे में जाने के लिए बेचैन थी, मगर जैसे ही अपनी सास का गुस्सा याद आया, खौफ ने मेरे हौसले पर काबू पा लिया। मैंने अपने दिल की ख्वाहिश को दबाकर आंखें बंद की और सोने की कोशिश की। तब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो हैरत भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी ना?
अभी तक क्यों नहीं आई? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खामोश रही। इनकी आंखों में सवाल और दिलचस्पी दोनों झलक रहे थे। मेरे अंदर एक अजीब सा अस्तरफ और तजस्सुस एक साथ मुजस्सन हो गया। मैं जानती थी कि आज की रात मेरे लिए एक फैसला कुन लम्हा साबित हो सकती है। इनकी बात सुनकर मैं लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गई। फिर मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बस आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे ससुर ने मुझे कुछ देर खामोश नजरों से देखा, फिर नरम लहजे में बोले, मैं जानता हूँ तुम क्यों इनकार कर रही हो। तुम शायद अपने सास के खौफ या शर्म की वजह से ये सब कह रही हो। फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं सब समझ गया हूँ। अब जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। सुकून का एहसास मेरे वजूद में फैल गया और मैं महसूस करने लगी कि बिला आखिर मेरी बेचैनी खत्म होने वाली है। मैं दोबारा इनके कमरे में गई और देखा कि वो दोनों वही काम कर रहे थे जिसमें मैं भी शामिल होना चाहती थी। मैं खामोशी से इनके साथ शामिल हो गई और दिल की गहराइयों से खुशी महसूस की। आज मेरी सास कल के मुकाबले में ज्यादा जल्दी थक गई थी। चंद ही लम्हों में वो हाँफने लगी और कहने लगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरे ससुर ने तहमील से कहा, क्या मसला है? दिन भर तुम बहुत कम वक्त दे रही हो और जल्दी थक जाती हो। फौरन यहाँ आओ और याद रखो, तुम अपनी जगह पर बैठी रहो तो भी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ लम्हों के बाद मेरी सास दोबारा हम दोनों के साथ शामिल हो गई। हम काफी देर तक इस काम में मसरूफ रहे और एक दूसरे के एहसास को समझते हुए ताउन किया। कुछ देर बाद मेरी सास दोबारा एक तरफ हट गई। थकन के आसार वाज़ा थे और मैंने सोचा कि आज का ये तजुर्बा हमें सबके लिए एक नया सबक दे गया कि सब्र, मोहब्बत और समझौते के बगैर सुकून और खुशी मुमकिन नहीं। वो कहने लगी, अब मेरी बस हो गई है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं। इसके बाद हम दोनों काफी देर तक वो काम करते रहे और मैं अपनी थकन के बावजूद भी जज्बात में मुकम्मल मसरूफ रही। काफी देर बाद जब मैं पूरी तरह थक कर बिस्तर पर आकर लेट गई तो सुकून की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई और मैं नींद की गोद में जा बसी। मैं यही सोचती रही कि आज मुझे कल के मुकाबले में कहीं ज्यादा सुकून हासिल हुआ। मेरी खुशी इस वक्त और बढ़ गई जब मैंने सोचा कि आज मेरे शौहर वापस आएंगे। मैंने इनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने, अच्छा मेकअप किया और मुकम्मल तैयार होकर इनके आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तब अचानक इनकी कॉल आई कि वो आज भी वापस नहीं आ सकते और आज भी वही रहेंगे। ये सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। मैंने तो इनके लिए कितनी मेहनत की थी और आज रात के लिए मैंने सब कुछ सोच रखा था। मेरे सारे अरमान एक लम्हे में मिट्टी में मिल गए। इतनी परेशानी में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। जब इनकी नजरें मेरे ऊपर पड़ी तो वो एक अजीब और मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देखने लगे और बोले, बहू, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इनकी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई और दिल में खुशी की लहरें दौड़ गई। तब वो बोले, अब फौरन कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं इनके साथ कमरे में गई और फिर से हम तीनों मिलकर वो काम करने लगे जिसमें मैं दिल की गहराइयों से मसरूफ हो गई। अब मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जोर जोर से ससुर जी के साथ ये लम्हे गुजारूं और वो सुकून और खुशी महसूस करूं जो आज मुझे हासिल हुई। मैंने अपने दिल से सोचा कि मोहब्बत और गुर्बत में छुपी ये खुशी असल सुकून है जो जिंदगी को मुकम्मल और यादगार बना देती है। अगले दिन मेरे शौहर घर वापस आ गए थे। वो अपनी बेताबियां और मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगे कि कैसे वो मेरे बगैर बेचैन रहते थे और मुझे कितना याद करते थे। इनकी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। आखिरकार इन्हें भी मेरी कमी महसूस हुई थी। मैंने अपने सर को इनके सीने पर रख दिया और एक गहरी सुकून भरी नींद में चली गई। अब मैं रोज अपने शौहर के सोने के बाद आहिस्ता से सास और ससुर के कमरे की तरफ जाती थी और आधी रात तक हम सब इसी काम में मसरूफ रहते थे। एक रात में जब ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे शौहर सख्त गुस्से में थे। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताओ तुम कहाँ गई थी? मैंने हिचकिचाते हुए इनके पास बैठकर जवाब दिया,
मैं आपकी माँ जी के कमरे में गई थी। ये सुनकर वो हैरान रह गए और शक की नजरों से मुझे देखने लगे। उन्होंने सवाल किया, तुम इस वक्त मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? मैंने दबे लहजे में कहा, इनके साथ मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए गई थी। ये सुनकर वो चुप हो गए और अगले चंद लम्हे खामोशी छा गई। अब जब मैं हर दूसरे या तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए सास और ससुर के कमरे में जाने लगी तो मेरे शौहर ने पूछना शुरू कर दिया, तुम वहाँ किस काम के लिए जाती हो? मैंने कुछ ना कहा और खामोशी से वहां से जाने की कोशिश की, मगर मेरे शौहर ने मुझे अचानक पकड़कर बेड पर ढकेल दिया और गुस्से में बोले। मैं इनकी शिद्दत और गुस्से से खौफज़दा हो गई थी और दिल के मारे बताने ही जा रही थी कि इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे शौहर फौरन दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़े हुए और मैं कांपती हुई इनके पीछे खड़ी रही, दिल में तजस्सुस और खौफ के मिलाजुला एहसास लिए। सामने ससुर जी खड़े थे, चूंकि ससुर जी को मेरे शौहर के साथ कुछ काम था, इसलिए वो इन्हें लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरे शौहर के जाने के बाद मैंने एक तवील और थकी हुई आह भरी, दिल में कुछ हल्की सी कश्मकश और तजस्सुस के साथ एक रात जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो शायद मेरे शौहर सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सास और ससुर के कमरे में आ गए और वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। जब हमें रात के वक्त योगा करते देखा तो वो बोले, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी सास हंसते हुए योगा रोककर सोफे पर बैठ गई और बोली, काफी दिनों से तुम्हारे पापा हमसे योगा करवाते हैं। इनका कहना है कि सुबह के वक्त योगा करने से फायदा ज्यादा नहीं बल्कि रात के वक्त करने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सुबह हमारा बदन सारी रात की नींद की वजह से कमजोर और गैर फाल होता है और शाम के 8 बजे के बाद हमारा जिस्म ज्यादा फाल हो जाता है। इसीलिए रात के वक्त योगा करने से ज्यादा बेनिफिट हासिल होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पापा कितनी देर तक ये काम करते रहते हैं, ना जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये सुनकर मेरे शौहर ने मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखा और कहा, हाँ मेरी बीवी वाकई बहुत अच्छी है। ये बात खुशी के अंदाज में कही गई थी और सुनकर मैं शर्मा गई। इसके बाद मेरे शौहर भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए और हम चारों ने मिलकर रोजाना योगा करना शुरू कर दिया। ये मामूल न सिर्फ जिस्मानी तवन्नाई में इजाफा करने वाला था बल्कि हमारे दरमियान खुरबत और मोहब्बत को भी मजीद गहरा कर रखा था। रात के वक्त ये लम्हात मेरे लिए सुकून और खुशी का बाज बन गए और मैं रोजाना इंतजार करती कि कब वो वक्त आएगा जब हम सब इकट्ठा हो और ये लम्हा दोबारा जिए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।